जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQ CS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज हम सामान्य भूगोल की जानकारी के बारे में बात करेंगे और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। और ये लेक्चर्स आपके लिए सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स UPSC, MPPSC, SSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। हम डिटेल में ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वहाँ डिटेल में जानेंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी। हम उतना जानेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। हमें कोई यहाँ पर PhD करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। PhD करने वाले PhD कर रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटी से। हम यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए बैठे हैं। तो स्मार्ट स्टडी को लेके हम आगे चलेंगे और बिल्कुल ही जितना रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मोटो क्या है? जस्ट क्रैक विद अस। हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज रखो, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा बहुत परिचय, और आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी या भूगोल बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो भूगोल क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यही आएगी ना आपके दिमाग में कि भैया जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, भूगोल क्या है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ में अगर बोलें कि वह भाग जहाँ मानव रहता है, ठीक है, उस स्थान का अगर वो अध्ययन करता है तो उसको क्या बोल देते हैं? भूगोल बोल देते हैं। एक नॉर्मल सी परिभाषा में, जैसे इसमें पृथ्वी का ही अध्ययन आ जाता है। पृथ्वी के अंदर जो जो चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, स्थल भाग है, जलीय भाग है, इन सब का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? भूगोल कहलाया जाता है, ठीक है। अब एक पंचलाइन डेफिनेशन के बारे में देखें कि जो सर्वमान्य हो, तो वो हम देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में सीधे सीधे आ जाती है कि ये डेफिनेशन किसकी है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, सुनिएगा आप आराम से। आपको क्या करना है? खुद के नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स, पेपर, पेन लेकर ही बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा मेरे लेक्चर में। ज़्यादातर मैं चीज़ें PDF में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं जो चीज़ बोलूँगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज बोलने में आएगा, हर चीज़ PDF में मैं नहीं डालूंगा। आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, पंचलाइन डेफिनेशन देखें तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र निकाय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड जो आकाश में है, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जा सकने वाली, याद रखिएगा, देखी जा सकने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। या फिर भूगोल ऐसा विषय जिसके अंदर प्रत्येक वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये किसने बोला है? ये बोला है स्ट्रैबो ने। ये आप नाम याद रखिएगा, किसने बोला है? स्ट्रैबो ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। एक और पंचलाइन डेफिनेशन देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या है? भूगोल पृथ्वी की जो झलक है वो स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान। तो जो आभामय वर्ड यूज़ करा है वो किसने करा है? ये करा है हमने कैलेडियस करके एक भूगोल शास्त्री हुए हैं, कैलेडियस, और टॉलमी का तो आपने नाम सुना ही होगा, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ इनने बोली है। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम्स में सीधा लिखा हुआ आ जाता है और इंसान को पता नहीं होता तो सीधा सीधा 1 नंबर का लॉस हो जाता है। अगर पता होता है तो 1 नंबर प्लस करना बहुत ईजी हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि इस नंबर की महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस इस नंबर का कितना ज़्यादा है हमारे एग्जाम्स में, ठीक, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 1 नंबर। हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। और एक और आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ भूगोल की, वो इस प्रकार है कि उस भाग का अध्ययन जो मानव के रहने का स्थान है, जो मैंने पहले ही बताया था, वो किसने बोला है? आर्थर होम्स ने बोला है। किसने बोला है? होम्स ने बोला है। मानव के रहने का स्थान का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है। ये 3 मैंने आपको 3 ऑथर के बारे में, या 3 भूगोल शास्त्री के बारे में, या भूगोल ज्ञाता के बारे में मैंने बताया कि इन 3 लोगों ने 3 तरीके से परिभाषा दी, जो आपको नाम के सहित याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक नॉर्मल सी चीज़ों की, जो इंसान पढ़ता तो बहुत है लेकिन उसको पता नहीं होती कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये हो गया हमारा क्या? पृथ्वी,
थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, बुरा लग जाएगा नहीं कुछ लोगों को। ये हो गया पृथ्वी। अब क्या है यहाँ पर, ये हो गई क्या 0 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। अब यहाँ पर 23 सही 1/2 और 23 सही 1/2, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई। ये कौन सी हो गई, दक्षिण हो गई। तो 23 सही 1/2 उत्तर में और 23 सही 1/2 दक्षिण में। तो दक्षिण वाले को क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे, और उत्तर वाले को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि विषुवत रेखा भारत से गुजरती है कि नहीं गुजरती, मकर रेखा भारत से गुजरती है कि नहीं गुजरती, कर्क रेखा भारत से अगर गुजरती है तो कौन कौन से प्रदेश से गुजरती है और कितने प्रदेश से गुजरती है। तो ठीक है, हमारा भारत कहाँ पड़ता है, हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये अब आपका इतनी चीज़ें क्लियर इसमें मैंने कर दी। अब एक और चीज़ आगे जाके मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपने सुना होगा अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांशीय विस्तार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भैया अक्षांश क्या होता है, ये भी तो इंसान को पता हो। अगर अक्षांशी नहीं पता तो अक्षांशी देशांती विस्तार आपने रटने का क्या मतलब है, ठीक है। अक्षांशी देशांती विस्तार रटा जाता है, लेकिन आपको नॉलेज तो उस चीज़ का होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांत क्या होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताई, विषुवत रेखा बताई, ठीक है, 0 डिग्री रेखा, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक यामोत्तर पर, मतलब एक कोई सी जगह पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी, पृथ्वी का केंद्र ये हो गया, ये कोई सा बिंदु हो गया एक यामोत्तर पे, वहां से नापी गई दूरी को हम क्या बोल देते हैं, अक्षांश बोल देते हैं। तो केंद्र से मापी गई दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री पे, और ये हो गया क्या, दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, देशांतर की, कि देशांतर क्या होता है। ये भी हम वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये पृथ्वी है, ठीक है, किसी स्थान पे, कहाँ पे, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो पृथ्वी में किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है, प्रधान यामोत्तर, ये प्रधान यामोत्तर हो गया, इसके पूर्व या पश्चिम में कोई सी अगर दूरी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको देशांतर बोल देते हैं, ठीक है। ये ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं देशांतर की, एक ऐसी लाइनें होती हैं अक्षांश की, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ आपने सुनी होगी, क्या, तिथि रेखा, ठीक है। तिथि रेखा बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तो वो क्या होती है तिथि रेखा, या इसको बोल देते हैं ग्रीनविच भी बोल देते हैं, तिथि रेखा भी बोल देते हैं। तो तिथि रेखा क्या होती है कि पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर, ठीक है, ऐसी ऐसी लाइनें जो पृथ्वी पर गई हैं, इसके यामोत्तर के साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा तिथि रेखा कहलाती है। मतलब इस जो तिथि रेखा है उनमें स्थलखंड नहीं आते, ठीक है, स्थलखंड आते हैं, तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि बैरिंग की खाड़ी आती है तो वहाँ पे तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो गई, तिथि रेखा हो गई। अब बात करते हैं, अब पहुँचते हैं हम कहाँ, अपने भारत पर। अब थोड़ा सा बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिया है, और एक चीज़, 2-3 चीज़ें और मैं बता दूं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, किससे, एग्ज़ाम को लेके, कि एक बुक है जिसको क्या बोल जाता है, पीरियोडस। पीरियोडस किसने लिखी है, ये हेकेटिमस की बुक है। किसकी, हेकेटिमस की बुक है, जिसमें पृथ्वी का सबसे पहले हमें वर्णन देखने को मिलता है और भौगोलिक तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। फिर से सुनना, हेकेटिमस की बुक है कौन सी, जस्ट पेरिडियोस, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि भैया ये सब चीज़ें तो हो गई, भूगोल की जानकारी हो गई, अक्षांश देशांश विस्तार सब हमने देख लिया। अब देखो भूगोल का जनक भी किसी को कहा जाता होगा, भाई किसी ने कुछ ना कुछ तो खोजा होगा। आदि मानव को भूगोल का थोड़ी ज्ञान था, आगे धीरे धीरे आगे उसको चीज़ें समझ में आई और चीज़ों का ज्ञान हुआ। तो जनक किसको कहा जाता है भूगोल का, हेकेटियस को जनक कहा जाता है, ठीक है। हेकेटियस को क्या कहा जाता है, हेकेटियस को कहा जाता है आपके भूगोल का जनक। ये सिंपल से चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दिक्कत बहुत हो जाएगी अगर आप चीज़ें याद नहीं रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, देखो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, भूगोल का जनक कौन हो गया, हेकेटियस हो गया, और वर्तमान भूगोल का अगर जनक पूछें तो वो कौन हो गया, अलेक्जेंडर वॉन
हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या हो गया, आपका वर्तमान भूगोल का जनक हो गया। और इसी तरह किसी ने ग्लोब भी बनाया होगा, तो ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ग्लोब का निर्माता है, पूछ लिया जाता है, ये वनडे एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और मानचित्र, विश्व का ग्लोब किसी ने और ने बनाया था, वो कौन है, मार्टिन बेहम। और विश्व का मानचित्र का निर्माता कौन था, वो था एनेक्सीमैंडर। एनेक्सीमैंडर था क्या, मानचित्र का निर्माता, विश्व के मानचित्र का निर्माता कौन था, एनेक्सीमैंडर था। ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट करके रखनी है आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, ठीक है। अब चलिए करते हैं हम भारत की बात, ठीक है। इन्हें ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है कि देखो, इसका विस्तार देखते हैं। सबसे पहले तो विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आपको बता चुका हूँ, मतलब ग्लोब की ऊपरी साइड, दक्षिण गोलार्ध मतलब ग्लोब की नीची साइड, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 4 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से मतलब यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ तक गया है, ये गया है आपका 68 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ तक, पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। तो कहने का मतलब ये है, ये ग्लोब है, तो ये उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ, ये कहाँ गया, पूर्वी देशांतर का मतलब इसके बीच में था। कितना था, उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसको अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो सिंपल सा नंबर जैसा याद रखिए जो मैंने कर रखा है कि 84 376 687 9 725, 84 376 687 9 725, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और त्रिअक्षांश और पूर्वी देशांतर आपको समझ में आ ही गया है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी स्थिति हो गई भारत की। अब बात करते हैं हम कि इसका विस्तार कितना है, ठीक है। इसका विस्तार कितना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी अगर पूछ लिया जाता है, वो आजकल तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं, तो 32,87,263 ये बहुत सबको याद होता है, इनको किलोमीटर दे दिया जाता है, कभी मीटर दे दिया जाता है, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना, किलोमीटर अकेला दिया है तो भी गलत है, ये क्या है, किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी अगर स्थल सीमा वगैरह की लंबाई की बात करें तो वो भी हम देखते हैं अब आगे जाके। इतना आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब भारत को समझने की यहाँ पर बात आती है, तो ठीक है। तो भारत में हमें कितने राज्य देखने को मिलते हैं, तो भारत में 28 राज्य, अपडेटेड डेटा की बात कर रहा हूँ, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और हम अगर कुछ बात करेंगे किस चीज़ पे, कि इसमें एक चीज़ और आती है कि 9th यूनियन टेरिटरी भी आपने सुनी होगी कि भैया 9th यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर को ये लोग क्या बोल देते हैं कि अभी यूटी में आ जाता है, लेकिन इसको स्पेशल राज्य का स्टेटस देना पड़ेगा इनको आगे जाके, तो वो अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आप ऐसा याद रखिएगा कि 28 और 9 अभी तो यूटी में ही आता है, तो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मैंने आपको मैप ज़रूर डाल दिया है, लेकिन आप आपके रूम में मैप ज़रूर चिपकाएं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है। आपको बिल्कुल लोकेशन एक एक की याद रखनी होगी कि किसकी सीमा किस राज्य से मिलती है, किस राज्य की सीमा, ठीक है। ये पंजाब हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। और हम दक्षिण राज्यों की तरफ चलें तो दक्षिण में देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, यहाँ केरला, यहाँ हो गया श्रीलंका, यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आपको जाके पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी
अब देखते हैं यहाँ पे जो पूर्वी राज्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना आपके MPSI वगैरह, SSC CHSL CGL वगैरह, तो यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती। अभी हम देश की सीमाओं पर भी जाएंगे, अभी राज्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद करने का एक सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। आपने देखो पहले मैं बता दूँ कौन कौन से यहाँ पर राज्य आपको देखने को मिलते हैं। तो सिक्किम देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे नीचे ये मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम। ठीक है, तो यहाँ पूर्व की बहनें भी उनको बोल देते हैं। ठीक है, और अब इनको याद कैसे करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, ये आपको याद रहेगा। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, कन्फ्यूज़न यहाँ जाके होता है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इसको कैसे याद रखना है, आपने एक स्कीम सुनी होगी नमामि गंगे, तो इसको कैसे याद रखेंगे, नमामि से याद रखेंगे। ठीक है, नमामि, NMM। ठीक है, तो ना से हो गया आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आपको याद ही है, M से हो गया मणिपुर और M से हो गया क्या, मिज़ोरम। ठीक है, ये आपको ये 3 राज्य याद हो गए। और ये त्रिपुरा आप याद रख लीजिएगा। मेघालय मतलब मेघों के जैसा, बादलों के जैसा, तो वैसे ही मेघालय छोटा सा दिखता ही है कि वह बादलों के जैसा है, तो वह मेघ समझ सकते हैं हम उसको, मेघालय। और ये बीच में क्या हो गया, असम, और ये क्या हो गया, सिक्किम। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आपने देख ली। ठीक है, आपकी एक टेंशन का था। अब एक देखते हैं, अब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, कि भारत की अगर बात करें तो विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो मैंने आपको पहले बता दिया है, उसके हिसाब से बात करें तो ये 7वां स्थान रखता है। इसके पहले कौन कौन से देश, या दिमाग में आया होगा कि 7वां रखता है तो पहले इसके कौन कौन से देश थे, बाकी 6 भी तो होने चाहिए। तो वो 6 कौन कौन से हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है, USA है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है। और अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो कौन सा स्थान रखता है, 2nd स्थान रखता है जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या में 2nd है, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हो गया आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राज़ील, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है ये। ठीक है, ये हमने उसको क्या बता दिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है संपूर्ण विश्व का, तो 2.42%। और अगर इसी की बात करें कि जनसंख्या का कितना पाया जाता है परसेंट भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का, तो 17.5%। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा कौन कौन से देशों से मिलती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर अब चीज़ आगे हम देखने जा रहे हैं। तो स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा कहाँ कहाँ से मिल रही है, देखो आपको बताते हैं। ये स्थल है, पाकिस्तान से मिल रही है, अफगानिस्तान से भी मिलता है हमारे ये क्षेत्र, ऊपर जाके थोड़ा सा देखो ये मिल रहा है, ये ऊपर जाके यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया, चाइना से भी मिलती है, बांग्लादेश नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है, और यहाँ नीचे जाके बांग्लादेश से भी मिलती है, और ये यहाँ पे क्या, म्यांमार से भी मिलती है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पे हमने जूम करा तो बांग्लादेश पे देखते हैं तो कितनी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो ये 4096 सर्वाधिक स्थल सीमा किससे मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। और कौन कौन से राज्य इससे मिलते हैं तो वो हम देख लेते हैं यहीं पे। तो कौन सा, वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक गिनिएगा, और आपको थोड़ा सा इसमें मेघालय दिख रहा है, मेघालय तो पूरा ही दिख रहा है सॉरी, और आपको थोड़ा सा ये असम दिख रहा है, तो 3 हो गए, त्रिपुरा 4 हो गए, और मिज़ोरम आपके हो गए 5। तो 5 राज्यों की सीमा किससे मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। और बांग्लादेश की कुल स्थलीय सीमा कितनी मिलती है भारत से, भारत की कुल स्थलीय सीमा बांग्लादेश से कितनी मिलती है, तो 4096 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना से। ये हमारा चाइना है, तो चाइना से कौन कौन से राज्य मिल रहे हैं, तो चाइना और भारत के बीच सबसे पहले कौन सी रेखा यहाँ पर है, ये जो रेखा है यहाँ पर जो दिख रही है आपको, ये वाली रेखा, ये कौन सी है, ये है आपकी मैकमोहन रेखा। ये कब निर्धारित हुई थी, ये हो गई थी 1914 में। कौन सी रेखा है ये, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से राज्य इससे मिल रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर ही मान रहे हैं अभी हम। ठीक है, अगर इसमें जैसे नए डेटा के हिसाब से 28 और 9 UTs बचे हैं, 28 राज्य हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो सिर्फ लद्दाख से मिल रही है। और अगर पुराने के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर दोनों से मिल रही है, हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, उत्तराखंड से मिल रही है, 3 राज्य हो गए हमारे।
ठीक है। और सिक्किम से मिल रही है यहाँ पे, ये सिक्किम आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, ठीक है। तो चाइना की सीमा कितने राज्यों से मिल रही है? 5 से मिल रही है। अगर वैसे देखें तो 4 राज्य, एक यूटी से मिल रही है, एक यूटी कौन? लद्दाख, ठीक है। तो थोड़ा सा इस डेटा को भी कंफ्यूज करने वाला डेटा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। नेपाल देख लेते हैं पहले, चलो पास में है नेपाल, भूटान, वो भी देख लेते हैं। तो भूटान देखते हैं। तो भूटान, चाइना से कुल स्थलीय सीमा कितनी मिलती है? तो 3488 किलोमीटर मिल जाती है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से क्या मिलती है? भूटान से किन किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो किन की मिलती है? सबसे पहले हम सिक्किम दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख ही रहा है, और ये नीचे येलो येलो आ रहा है, ये बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल है, उससे और असम से, मतलब 4 राज्यों से मिलती है। कुल सीमा कितनी मिलती है भूटान से? 699 किलोमीटर। अब बात करते हैं, यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल से कितनी सीमा मिलती है? नेपाल से मिलती है 1751 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़ा दिख रहा है हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार मिल रहा है, बिहार के बाद सिक्किम मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है? पश्चिम बंगाल मिल रहा है। तो कितने? 5 राज्यों से मिल रहे हैं, ठीक है। किसकी सीमा? नेपाल की सीमा। ये 2 हमने यहाँ पर देख लिया, बांग्लादेश हमने बता ही दिया। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? म्यांमार है, ठीक है। ये वाला जो सारा पार्ट है वो है क्या? म्यांमार। तो म्यांमार में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल सीमा कितनी मिलती है म्यांमार से? 1643 किलोमीटर। राज्य कौन कौन से मिलते हैं? तो मिजोरम मिलता है, मणिपुर मिलता है, नागालैंड मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश मिलता है। ये किससे मिलते हैं? किससे सीमा बनाते हैं? ये बनाते हैं म्यांमार से सीमा, ठीक है। म्यांमार भी हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे। अब बात करते हैं, अब हम जाते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में सबसे बड़ा देश की बात करें तो किससे ज़्यादा सीमा मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। राज्य की बात करें, देखो अभी हम 2 तरीके से इस डेटा को भी देखेंगे। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को राज्य ही मानते हैं, तो राज्य के हिसाब से एक जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात, राजस्थान हो गया 3, फिर यहाँ पर देखते हैं गुजरात हो गया 4, ठीक है। ये 4 राज्यों की सीमा हमें कहाँ देखने को मिलती है? पाकिस्तान से देखने को मिलती है। और यहीं पर जो आपको ये रेखा दिख रही है, ये कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान और भारत को अलग कर रही है? ये है हमारी रैडक्लिफ रेखा, जो सर रैडक्लिफ ने 1947 में बनाई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ये रेखा डिसाइड हुई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी के आसपास माना जाता है। और अगर हम इसको हम क्या माने? इसको हम 2 यूटी माने। तो राज्य हमारे कितने बच रहे हैं? 3 राज्य बच रहे हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, सॉरी, राज्य हमारे बच रहे हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और यूटी 2 यूटी माने अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग, तो 2 यूटी से सीमा मिलती है। मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी का हिंदी में मतलब क्या होता है? जहाँ केंद्र का शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ऐसी तरीके से 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी क्या सीमा मिल रही है? किसकी? पाकिस्तान की। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ है कि आपने सुना होगा कि कर्क रेखा में देखने को मिलती है। तो कर्क रेखा मैंने बता चुका हूँ। कर्क रेखा क्या? भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 23 डिग्री 1/2, 23 डिग्री पर हमें एक रेखा, काल्पनिक रेखा देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से हो, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे एग्जाम्स में लगभग पूछा गया है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। तो सबसे पहले तो 8 राज्यों से होकर जाती है भारत की। ये भी संख्या भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट सीधी, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखो लाइन बाय लाइन मैं कर्क रेखा ही बनाता चलूँगा, आप बताते जाना कि हाँ सर, आप बोलते जाना कि यहाँ से जाती है, ठीक है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से थोड़ी सी टच करेगी, फिर थोड़ी सी गोवा से भी टच करेगी, फिर जाएगी आपकी कर्नाटक, सॉरी, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? ये गुजरात से स्टार्ट होगी। तो ये कहाँ से जाएगी? थोड़ा देखो, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होती हुई ये कहाँ से जाएगी? छत्तीसगढ़ से जाएगी झारखंड से जाएगी वेस्ट बंगाल से अगर हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड कहाँ से जाएगी? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल यहाँ से जाएगी त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये हमारी रेखा कुछ ऐसी जाएगी। ये कौन सी कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है,
झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम मतलब 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जा रही है। ये चीज़ हमने देखी। अब बात करते हैं टोटल सीमा की, मतलब टोटल सीमा। तो कुल सीमा की लंबाई हमारी कितनी है? कुल सीमा की लंबाई है 15,200। इसमें तटीय भाग की लंबाई कितनी है? जो मुख्य भूमि तटीय भाग है, मतलब ये सारा राज्य नीचे वाले ये सारे, तो इसमें कितनी पड़ती है? इसमें पड़ती है 7,516.5 किलोमीटर। और अगर बात करें जो बाकी के हमारे अंडमान निकोबार द्वीप ये समूह जो मुख्य भूमि से अलग हैं, उनकी सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये बात करते हैं, ये हमारी टोटल लंबाई होगी किसकी? रेखाओं की, स्थल सीमा की लंबाई। अब बात करें किस चीज़ की? अब बात करते हैं कि आपका भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कितना? उत्तर से दक्षिण की बात करें 3,214 और पूरब से पश्चिम बात करें तो 2,933। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलता है, वो क्या है? हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ पर साइड में है, निकोबार द्वीप समूह, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें उत्तर, सबसे ज़्यादा उत्तरी पॉइंट देखते हैं। तो उत्तरी पॉइंट क्या है? उत्तरी बिंदु देखते हैं, तो उत्तरी बिंदु है हमारा यहाँ पर इंदिरा कॉल। ठीक है, ऐसी दक्षिणी बिंदु में बता चुका हूँ। अब देखते हैं पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु में आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर कौन सी जगह है? उसका नाम है वालांगू। तो पूर्वी बिंदु सबसे ज़्यादा, भारत का पूर्वी बिंदु मतलब सबसे लास्ट जो पूरब में क्या हो गया? वालांगू हो गया। अगर वही बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में लास्ट बिंदु कौन सा हो गया? पश्चिम में लास्ट बिंदु हो गया आपका सरक्रीक, जो कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चारों बिंदु, आपका दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट या पेगविलियन पॉइंट इसको कहा जाता है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु हमारा हो गया इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु पश्चिमी बिंदु हो गया हमारा सरक्रीक गुजरात, और पूर्वी बिंदु हो गया वालांगू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय राज्यों की बात कर देते हैं सबसे पहले कि भारत के स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं, मतलब तटरेखा जलीय राज्य, सॉरी तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ गया? इसमें आपका आ गया, ये टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 9। यहाँ से ही चलते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और यहाँ पर लास्ट में जाके हमें क्या देखने को मिलता है? ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, ये 9 राज्य तटरेखा हमारी बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल गई। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य दोनों सीमाओं को छूते हैं, जो तटरेखा को भी छूते हैं और भूमध्य रेखा तटरेखा को भी से भी लगे हुए हैं, और जो स्थलीय रेखा है उससे भी लगे हुए हैं। जल और स्थलीय सीमा दोनों से लगे हुए, तो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, देखो बताता हूँ आपको। बांग्लादेश ये जल सीमा से भी लग रहा है और स्थलीय सीमा से लगा ही हुआ है। और म्यांमार भी देखने को हमें मिल रहा है। और एक और राज्य कौन सा है? ये पाकिस्तान, ये यहाँ पे पाकिस्तान, ये दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। अब बात करें, ये हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, तो ये पाक की जल संधि से भारत से अलग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज देखी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम देखते हैं हिमालय और उत्तरी मैदान, थोड़े से भारत के बारे में देखते हैं, और फिर हम आगे जाके कल हम क्या बात करेंगे? कल हिमालय के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। थोड़े से भारत के बारे में देखते हैं। तो भारत के बारे में क्या है? भारत की प्राकृतिक विशेषताओं में व्यापक विविधता है। स्थलखंड की यह विविधता विभिन्न भूगर्भीय काल के दौरान निर्मित भारत के बड़े स्थलखंड और क्रस्ट में होने वाली विभिन्न भूगर्भीय और भू आकृति विज्ञान की प्रक्रियाओं का परिणाम है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय परिदृश्य की भौतिक विशेषताओं के निर्माण में शामिल प्रमुख प्रक्रिया फॉल्टिंग और ज्वालामुखी गतिविधि है। मतलब ये सारी गतिविधि हुई थी तब भारत का निर्माण हुआ था। ये सारी गतिविधि किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए देश के उत्तर में हिमालय का निर्माण के लिए गोंडवाना भूमि के साथ यूरेशियन प्लेट को सम्मिलित करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। मतलब गोंडवाना भूमि आई,
और यूरेशियन प्लेट आई, ये दोनों एक दूसरे में टकराई, इनमें वलय पड़े, वलय से किसका निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, जो क्या कहलाया, हमारा हिमालय कहलाया। और देश के उत्तरी भाग में उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का विस्तार है, जो उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिनमें विभिन्न छोटी विशाल घाटियाँ और गहरी घाटियों के साथ पर्वत श्रृंखलाओं की विस्तृत श्रृंखला में देखने को मिलती है हिमालय। और वहीं ये पीर पंजाल, काराकोरम, ये सब हमें देखने को मिलता है। और देश के दक्षिणी भाग में अत्यंत विच्छेदन वाले पठार, चट्टानें, सीधी ढलानें, विकसित श्रृंखला के साथ स्थायी पहाड़ी मैदान की भूमि होती है। उत्तर के विशाल मैदान इन दो परिस्थितियों के बीच स्थित है, मतलब आपको सबसे पहले ऊपर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नीचे पठार देखने को मिलते हैं, और बीच में क्या, उत्तर का विशाल मैदान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत की प्राकृतिक विशेषताओं के कारण भौगोलिक प्रभावों के तहत इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, तो ये कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या, हिमालय, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, ये 6 भाग हैं। यही 6 भाग हम आगे जाके धीरे धीरे कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। सबसे पहले हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हिमालय, फिर उत्तर के मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ये सब चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले, एक बार आप देख लीजिए। और बाकी कल के लेक्चर में तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। ये हमारा हो गया हिमालय, ये हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन, ये हमारा हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये दक्कन प्लेटू, ये हमारा 5वां भाग हो गया जो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इसमें आ जाते हैं। और ये हमारा लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने अभी पढ़ाया उसकी आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम पे StudyIQ CS जाके सर्च कर लीजिए। इसमें 53 फॉलोवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ जानने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।